नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, यूक्रेन पर रूस के हमले का आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं। टीवी चैनलों पर पल पल की खबर आ रही है जिससे आप वाकिफ हैं। लेकिन उस जंग का क्या असर भारतीय राजनीति पर पड़ रहा है, उस जंग को मुद्दा बना करके किस प्रकार विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर रुख अपना रहा है और किस प्रकार भारत सरकार को उनका जवाब देना पड़ रहा है, आज हम इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताएंगे जिससे आप अनभिज्ञ हैं। क्योंकि सारे टीवी चैनल लगातार एक ही तरह का प्रसारण किए जा रहे हैं कि रूस ने अब वहां कब्जा कर लिया, रूस अब वहां पहुंच गया, उसकी फौज वहां चली गई, यूक्रेन ने यह कर दिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया। वो सारी चीजें आपके पास आ रही हैं, लेकिन उसका भारतीय राजनीति पर क्या असर हो रहा है, एक एक पल में किस प्रकार विपक्ष एक एक मुद्दे को लेकर के मोदी सरकार पर हमले कैसे बोल रहा है और फिर मोदी सरकार उसका जवाब कैसे दे रही है, यह जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। 24 फरवरी को रूस ने बाकायदा यूक्रेन पर हमला बोल दिया और यूक्रेन में कम से कम 15-20 हजार भारतीय छात्र डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। अब उनको लाना एक बड़ी समस्या भारत सरकार के लिए बन गई। हालांकि पिछले 2 महीने से लगातार भारत सरकार का दूतावास उनको बाकायदा जानकारी दे रहा था कि वे वहां से निकलने की व्यवस्था करें और इस तरह के बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन वे नहीं निकले। इस तरह के भी वीडियो सामने आए हैं कि भारतीय छात्र मजाक उड़ा रहे थे कि ये गलत तरह की जानकारियां दी जा रही हैं, रूस कोई हमला नहीं कर रहा है। खैर, जब जंग शुरू हो गई तो भारत की एक जिम्मेदारी बन गई। भारत सरकार ने 24 तारीख के बाद लगातार हर छात्र को वहां से फ्री लाने की व्यवस्था की, लेकिन भारत में सरकार की आलोचना शुरू हो गई। राहुल गांधी ने लगातार हमले किए, राहुल गांधी ने ट्वीट किए, भाषणों में बोला कि लापरवाही है भारत सरकार की। लेकिन भारत सरकार को जो करना चाहिए था उसने किया था, बाकायदा समय समय पर एडवाइजरी जारी की थी और उसके बाद इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट्स भेजी थी। 18 फरवरी को बाकायदा यह ऐलान कर दिया गया था कि 22, 24 और 26 फरवरी को फ्लाइट चलेंगी, लेकिन किसी ने बुकिंग नहीं की। खैर, अब राहुल गांधी को लाइन पर लाने के लिए मोदी सरकार को एक अलग तरह का तरीका अपनाना पड़ा। उसने विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक बुला ली, जिसके अध्यक्ष विदेश मंत्री होते हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मामलों के पुराने खिलाड़ी हैं। मंत्री बनने से पहले वे भारत में विदेश सचिव थे और दुनिया की तीनों बड़ी ताकतों, सोवियत संघ जो अब रूस है, चीन और अमेरिका, तीनों जगह भारत सरकार के राजदूत रह चुके थे। नरेंद्र मोदी ने उन्हें विदेश मंत्री बनाकर एक तरह से अपना कूटनीतिक सलाहकार बनाया है। मोदी ने एक गैर राजनीतिज्ञ को विदेश मंत्री बनाकर नया प्रयोग किया है। उसके परिणाम भी निकल रहे हैं, सकारात्मक परिणाम निकल रहे हैं। भारत एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय ताकत के तौर पर उभरा है। राहुल गांधी ने संसद के बजट सत्र में जब यह कहकर मोदी की विदेश नीति पर हमला बोला था कि उनकी विदेश नीति के कारण हमारे 2 दुश्मन पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन एकजुट हो गए हैं, तो एक तरह से यह एस जयशंकर पर ही हमला था। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उनका जवाब नहीं दिया। लोग उम्मीद कर रहे थे कि बजट भाषण पर जब अपना जवाब देंगे लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब देंगे तो राहुल गांधी के जो आरोप लगाए गए हैं उसका जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। इससे पहले ही एस जयशंकर ने उनको जवाब दे दिया, क्योंकि उनको यह लगा कि उन पर ही एक तरह से हमला है और वो एक तरह से उन पर हमला था भी। बाकायदा एस जयशंकर ने एक बयान जारी किया और एक तरह से यह बताया कि राहुल गांधी पूरी तरह से कूटनीति के मामलों में, विदेश रणनीति के मामले में पूरी तरह अल्पबुद्धि है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि राहुल गांधी यह भूल गए
कि 1947 में नेहरू के समय में हथियाई गई शमशगाम घाटी को पाकिस्तान ने 1963 में चीन को सौंप दिया था। पाकिस्तान और चीन के संबंध तो तब से हैं और चीन ने 1970 के दशक में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रास्ते से काराकोरम राजमार्ग का जो निर्माण किया था, क्या वह कांग्रेस के शासनकाल में नहीं था? उन्हें यह भी नहीं पता कि 70 के दशक से पाकिस्तान और चीन में घनिष्ठ परमाणु सहयोग चल रहा है, बल्कि कहा तो यह जाता है कि सारी पाकिस्तान की परमाणु टेक्नोलॉजी चीन से आई है, पाकिस्तान का उसमें कुछ भी नहीं है। और उसी के जवाब में पहले इंदिरा गांधी ने और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु विस्फोट करके भारत की ताकत और क्षमता दिखाई थी, जिसका खमियाजा भारत को भुगतना पड़ा था। वाजपेयी ने जब परमाणु विस्फोट किया तो अमेरिका ने पूरी तरह से पाबंदियां भारत पर लगाई थी, आर्थिक पाबंदियां भी लगी थी, दूसरी तरह की पाबंदियां भी लगी थी और भारत ने उसका मुकाबला किया, उसका अच्छी तरह से मुकाबला किया। एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर तीखे प्रहार करते हुए पूछा था कि अभी हाल ही में 2013 में यूपीए की सरकार के समय जब पाकिस्तान और चीन ने मिलकर आर्थिक गलियारे का काम शुरू किया था, क्या तब पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से दूर थे जो अब मोदी राज में नजदीक आ गए? खैर, यह मैंने बैकग्राउंड बताई एस जयशंकर और राहुल गांधी के आपसी तकरार की। और अब जब यूक्रेन के मुद्दे पर मोदी सरकार ने रणनीति बनाते हुए विदेश मामलों की सलाहकार समिति की बैठक बुला ली, तो जयशंकर का मुकाबला राहुल गांधी को करना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी उस समिति के सदस्य हैं। और जब सरकार ने जयशंकर को राहुल गांधी के सामने कर दिया तो राहुल गांधी की घी बंद गई। वह उन सारी बातों पर चुप्पी साध गए जो वह पिछले 8-10 दिन से कह रहे थे। विदेश मामलों की सलाहकार कमेटी में राहुल गांधी या तो ना ही आते, उनके पास एक रास्ता था कि वे ना आते। अगर वह ऐसा करते तो उनकी और बंद पिटती, क्योंकि उनके बारे में वैसे ही छवि बन चुकी है कि वे बाहर कुछ बोलते हैं, हिट एंड रन करते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। लेकिन अगर वे ऐसा करते तो उनकी भदभटनी थी, क्योंकि जब सरकार ने यूक्रेन मामले पर विपक्ष के सामने सारी स्थिति साफ करने के लिए और उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए बैठक बुलाई तो वे भाग खड़े हुए, यह एक माना जाता। इसलिए उनके पास बैठक में आने के सिवा कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। वह आनंद शर्मा और शशि थरूर के साथ बैठक में मौजूद थे। आनंद शर्मा और शशि थरूर भी विदेश मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य हैं। तीनों ही लोग, हालांकि आनंद शर्मा के साथ आजकल अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं कांग्रेस के। कांग्रेस हाईकमान के एक तरह से वो बागी माने जाते हैं, गुलाम नबी आजाद के खेमे के माने जाते हैं, क्योंकि 23 लोगों ने जो चिट्ठी लिखी थी वो एक तरह से राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी थी। खैर, राहुल गांधी, आनंद शर्मा और शशि थरूर तीनों ही बैठक में मौजूद थे। हालांकि राहुल गांधी ने बैठक में फिर वही चीन और पाकिस्तान का रोना रोया, लेकिन इस बैठक में उन्होंने चीन और पाकिस्तान के साथ रूस भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये तीनों की दोस्ती हो रही है जो भारत के लिए महंगी पड़ेगी। अब कोई देश अगर किसी के साथ दोस्ती कर रहा है तो भारत उसमें क्या कर सकता है? खैर, यह बात उन्होंने एक तरह से छेड़ दी, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि एस जयशंकर इस बात का उन्हें जवाब दे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि लेकिन इस समय मुद्दा जो है वो भारतीय छात्रों को वापस लाने का है, मैं उसी की बात करना चाहता हूं, प्राथमिकता वो होनी चाहिए। रूस चीन पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। यह राहुल गांधी ने खुद पहले छेड़कर फिर कह दिया, क्योंकि राहुल गांधी को पता था कि कूटनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं एस जयशंकर, वो उनको तथ्यों के साथ जवाब वहीं पर बैठक में दे सकते थे। और राहुल गांधी पिछले 8-10 दिनों से ट्विटर के माध्यम से भारतीय छात्रों के मुद्दे पर ही हमलावर रुख अपनाए हुए थे। बैठक से एक दिन पहले 2 मार्च को भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके मोदी सरकार से 3 सवाल पूछे थे। तो स्वाभाविक है कि उस बैठक में उनको जवाब मिलते, और जवाब से वो कन्नी काट नहीं सकते थे। संयुक्त राष्ट्र में उप सचिव रहे कांग्रेस के सांसद शशि थरूर भी पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन को लेकर के ट्विटर पर सरकार की आलोचना कर रहे थे, लेकिन वे 2 तरह की आलोचना कर रहे थे। एक तरह की आलोचना अपनी ही पार्टी की लाइन के खिलाफ थी,
वह यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वक्त पर नहीं निकाले जाने पर सवाल उठा रहे थे। वो ठीक है, उनका सवाल जायज है। सरकार बता सकती है कि उन्होंने पहले प्रयास किए थे, छात्र खुद नहीं आए थे, वो एक अलग बात है, उसका जवाब। लेकिन समय पर नहीं निकाले गए, ये तो तथ्य है, उस पर हमलावर होना जायज भी है। शशि थरूर ने कहा था, जो दूसरा मुद्दा जो अपनी कांग्रेस पार्टी की लाइन के ही खिलाफ वो चल रहे थे, और वह यह मुद्दा यह था कि भारत हमेशा से किसी देश पर हमले और हिंसा का इस्तेमाल करके सत्ता पलटने के खिलाफ रहा है और किसी भी स्वतंत्र देश पर हमले के भी खिलाफ रहा है। जबकि मोदी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में हमलावर की आलोचना से किनारा करके गलत संदेश दिया है। जबकि कांग्रेस की रणनीति तटस्थ रहने की है, भारत सरकार की रणनीति भी तटस्थ रहने की है। भारत सरकार का ऐसा मानना है और कांग्रेस का भी ऐसा मानना है कि वहां पर गैर हाजिर रह करके एक तरह से तटस्थता की रणनीति ही अपनाई है, वही नीति दोहराई गई। लेकिन शशि थरूर दूसरा स्टैंड ले रहे थे। उनका कहना था कि यह गलत संदेश गया है। लेकिन इस बैठक के बाद सबकी बोलती बंद हो गई, इंक्लूडिंग शशि थरूर, राहुल गांधी भी। बैठक खत्म होने के बाद एस जयशंकर ने ट्वीट करके कहा कि ऐसी बैठक हुई, उसमें सारा सकारात्मक रुख अपनाया सबने और सर्वसम्मति से ही सारी फैसले हुए हैं। हर मुद्दे पर सर्वसम्मति बनी है, ऐसा एस जयशंकर ने अपने ट्वीट में कहा। लेकिन बैठक के बाद शशि थरूर ने चौंकाने वाला ट्वीट किया, जिन्होंने लगातार ट्वीट किए। संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग के समय गैर हाजिर रहने के मुद्दे पर वे अपनी पार्टी की लाइन के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन इस बैठक में शशि थरूर को मोदी सरकार और अपनी पार्टी कांग्रेस की तटस्थ रहने की लाइन अपनानी पड़ी। बैठक के बाद शशि थरूर ने ट्वीट में लिखा, 6 दलों से 9 सदस्य बैठक में मौजूद थे, खुले वातावरण में अच्छी बैठक हुई। यह इस बात का सबूत है कि राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर हम सब एकजुट हैं। स्वाभाविक है, यह जो लाइन लिखी गई है राहुल गांधी की अनुमति से लिखी गई होगी, राहुल गांधी से सलाह लेकर के की होगी। वैसे वह नहीं कर सकते थे, वह नहीं करते इस तरह की बात। एक तरह से यह पार्टी लाइन हो गई कि पार्टी की सहमति होगी सरकार से, इसका मतलब यही है। और दूसरे ट्वीट में उन्होंने विदेश मंत्रालय से मांग की कि बैठक की विस्तृत जानकारी मीडिया को दी जाए, क्योंकि इस बैठक की कोई भी जानकारी कोई भी सदस्य अपने आप मीडिया को नहीं दे सकता, यही परंपरा है। अगर कोई जानकारी देता है तो बाकायदा उसके पर कार्रवाई करने का प्रावधान भी है। उन्होंने कहा कि मैंने मीडिया को कुछ नहीं कहा है, मैंने उस परंपरा का निर्वहन किया है, इसलिए सरकार ही विस्तृत जानकारी दे। तीसरे ट्वीट में उन्होंने सरकार का आभार जताया कि बैठक बुलाकर सही जानकारियां और सारे सवालों के संतोषजनक जवाब दिए गए। इस लाइन का मतलब है कि राहुल गांधी भी हर जवाब से संतुष्ट हुए। तो कांग्रेस को इस तरह लाइन पर लेकर आई भारतीय जनता पार्टी। जहां तक भारतीय छात्रों को देरी से निकाले जाने का सवाल है, तो विदेश मंत्री ने बैठक में मौजूद सभी सांसदों को बताया कि खुद छात्र नहीं निकलना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपनी शैक्षणिक स्थिति को लेकर संदेह था कि उनकी पढ़ाई का आगे क्या होगा। भारत सरकार ने वहां के विश्वविद्यालयों से बाकायदा सर्कुलर जारी करवाया कि वे ऑनलाइन कक्षाएं लगाएंगे, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि अब तो वह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही खत्म हो गया, सारी स्थिति बदल चुकी है। पता नहीं वो कॉलेज बचे भी हैं नहीं बचे हैं, कितने बचे हैं उनमें से, उनके टीचर हैं नहीं है, कहां हैं, कितने हैं, क्योंकि हजारों लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। तो मोदी सरकार की तटस्थ नीति के 2 फायदे मिले। मैं छात्रों के बारे में भी बताने जा रहा हूं। पहला यह है कि 4 मार्च को खुद रूस ने भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकालने के लिए 130 बसें लगा दी। यह मोदी की पुतिन से बातचीत का नतीजा है। पहले दिन सेफ पैसेज दिया, 3 तारीख को सेफ पैसेज दिया और 4 तारीख को खुद रूस ने भारतीय
छात्रों को निकालने के लिए 130 बसें लगा दी। तो दूसरी तरफ मोदी सरकार ने अमेरिका के पाले में खड़े पोलैंड से यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के बारे में बात की। हालांकि कोशिश यह भी हो रही है कि उन छात्रों की बाकी की पढ़ाई भारत में पूरी करवाई जाए, प्राइवेट कॉलेजेस में करवाई जाए। लेकिन भारत सरकार ने पोलैंड से भी बात की और पोलैंड इन सभी छात्रों को लेने को तैयार हो गया है। अब वे बाकी की पढ़ाई यूक्रेन में भी पूरी कर सकेंगे। उन भारतीय छात्रों के पास अब 2 विकल्प खुले हो गए और हो सकता है कि आने वाले देश में बाकी भी, जैसे रोमानिया, स्लोवाकिया, ये भी ऑप्शन दे सकते हैं। और पोलैंड तैयार हुआ है, यह जानकारी खुद जनरल वीके सिंह ने पोलैंड में भारतीय छात्रों को बताई, जो खुद भारतीय छात्रों को लेने के लिए पोलैंड पहुंचे। मोदी सरकार ने 4 मंत्रियों को तैनात किया है, जो रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड और बॉर्डर पर जो देश हैं वहां पर भेजे गए हैं। खैर मित्रों, यह विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी। यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको सूचना आए। आज इतना ही। नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।